गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं। सर सब बढ़िया, सब मजे में। तो दोस्तों आज हम लोग सेल्स मैनेजमेंट करने वाले हैं। सेल्स मैनेजमेंट का हम लोग यूनिट नंबर 3 करने वाले हैं स्टार्ट, जिसका नाम है मैनेजिंग द सेल्स फोर्स। कि आपका जो सेल्स का टीम है उसको आप प्रॉपर तरीके से मैनेज कैसे करोगे, उसको आप कैसे समझाओगे, उसको आप कैसे बहलाओगे, आप अपना सेल्स टीम को किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज का जो यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैनेजिंग द सेल्स फोर्स मतलब आपका एक सेल्स टीम होता होगा, ठीक है। आपका एक सेल्स टीम होता होगा जिस सेल्स टीम को आप लोगों को संभालना पड़ता होगा, अपने काबू में रखना पड़ता होगा, अपने इशारों पे नचवाना। इसको बोलते हैं दोस्तों मैनेजिंग द सेल्स फोर्स। किस तरीके से अपने सेल्स फोर्स को, किस तरीके से अपने सेल्स टीम को आप मैनेज करते हो, उनके कंप्लेंट्स को सुनते हो, उनके क्या क्या कंप्लेंट्स रहते हैं, उनको कैसे मोटिवेट करते हो, उनको कैसे लीड करते हो, उस चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग। सबसे पहला टॉपिक जो है दोस्तों वो है ग्रीवेंसेस हैंडलिंग ऑफ सेल्स फोर्स। मान लीजिए सेल्स फोर्स का कोई कंप्लेंट रहे, सेल्स फोर्स का कोई कंप्लेंट रहे और अपने बाबू से बतियाने में आप बिजी हो, तो फिर कैसे चलेगा बताओ। आपका सेल्स फोर्स या सेल्स टीम का कोई भी कंप्लेंट हो, उसको रिजॉल्व करने का ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी ड्यूटी है। तो किस तरीके से आप बेटर तरीके से ग्रीवेंस सॉल्व कर सकते हो सेल्स फोर्स का, वो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ग्रीवेंस हैंडलिंग मतलब क्या होता है कि मतलब एक सेल्स टीम ने कुछ कंप्लेन किया कि सर मेरा कंपेंसेशन कम है, सर मेरे को काम करने का सही टेक्निक नहीं पता, सर मेरे को काम करने का सही लोकेशन नहीं मिल रहा है, मेरे को अच्छा लोकेशन दीजिए काम करने का। तो आप उस कंप्लेंट को सुनो, आप उसको रिजॉल्व करो, ना कि उसको इग्नोर करो। आप अगर उसको इग्नोर करोगे, आप अगर अपने टीम को इग्नोर करोगे, टीम का सम्मान नहीं करोगे, तो टीम आपको लीडर नहीं समझेगा। तो किस तरीके से एक सेल्स टीम का ग्रीवेंस को हैंडलिंग किया जाता है। ग्रीवेंस मतलब कंप्लेंट। अगर सेल्स टीम कुछ कंप्लेंट कर रही है, कुछ इश्यूज है उसको, तो उसके ग्रीवेंस को, उसके कंप्लेंट को किस तरीके से आप हैंडल करते हो, क्या हैंडल करते हो, वो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो grievance handling refers to the process of addressing and resolving complaints or issues that salesperson have related to their work environment, compensation या management। एक सेल्स पर्सन को, एक सेल्स पीपल को अगर वर्क इन्वायरमेंट में कुछ दिक्कत हो रही है, अगर उससे काम वाम नहीं हो रहा है, या जहां पे वो काम करता है वो जगह उसके लिए ठीक नहीं है, वहां पे बहुत शोर शराबे होते हैं, उसको कंपेंसेशन ठीक तरीके से नहीं मिल रहा है मान लीजिए, या उसका मैनेजमेंट एकदम बकवास है, सही तरीके से उसका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, या कुछ जॉब में उसको कमी दिखती है, कुछ खामी दिखती है, तो वो जाके कंप्लेंट करेगा किसको, सेल्स टीम के लीडर को। और आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों, आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका कंप्लेंट आप सुनो। एक सेल्स टीम का जो लीडर होता है उसका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसका सेल्स टीम जो बोलेगा वो कंप्लेंट के बारे में वो सुनेगा, रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। यहां पे लिखा हुआ है इफेक्टिव, इफेक्टिव ग्रीवेंस हैंडलिंग इंश्योर्स दैट सेल्स फोर्स स्टेज मोटिवेटेड। मतलब इफेक्टिव ग्रीवेंस हैंडलिंग उसी को बोलते हैं कि जब आपका सेल्स टीम मोटिवेटेड रहेगा, जब आपका सेल्स टीम प्रोडक्टिव रहेगा, जब आपका सेल्स टीम कमिटेड रहेगा, मतलब हर काम वो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के साथ वो करेगा, मोटिवेटेड रहेगा कि मेरा बॉस मेरा प्रॉब्लम को सुनता है, मेरा बॉस बहुत अच्छा, मेरा बॉस बहुत अच्छा है, मेरा बॉस मेरे को प्रॉब्लम को सुनता है, रिजॉल्व करता है, मेरे को काम करने में यहाँ मजा आ रहा है, मैं यहाँ हर हमेशा काम करना चाहता हूं, मैं यहाँ पे जीते जी काम करना चाहता हूं। अगर आपका सेल्स टीम खुश है मतलब आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप बहुत सुंदर काम कर रहे हो, आपके जैसा कोई काम कर ही नहीं रहा है। तो ग्रीवेंस हैंडलिंग मतलब सेल्स टीम जो है ना उसके कंप्लेंट्स को आप एड्रेस कर रहे हो। सुनो ना, मैं हूं अभिषेक सर, यहां पे मेरे पास हजारों कंप्लेंट्स आते हैं कि भैया ये लेक्चर में ये पॉइंट थोड़ा ये डाउट है, इसको आप समझा दीजिए, कि भैया कॉलेज में ये इशू है, इसके इसके बारे में आप कुछ कीजिए। अब मैं सारे के सारे रिजॉल्व अगर कर दूंगा, सारे के सारे डाउट्स का रिजॉल्व कर दूंगा, प्रॉपर रिप्लाई करूंगा, तो मैं एक अच्छा लीडर माना जाऊंगा दोस्तों, ठीक है। तो सेल्स फोर्स स्टेज मोटिवेटेड, प्रोडक्टिव, कमिटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद ना आप लोग सारे के सारे स्टूडेंट्स लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहोगे कि हाँ भैया तो सपोर्ट कर ही रहे हैं,
भैया तो बहुत बहुत सपोर्ट करते हैं, अब हम लोग को पढ़ना है, और जो जो चीज में दिक्कत आती है वो सब आप पूछ लो मेरे से। तो इसी को बोलते हैं ग्रीवेंस हैंडलिंग ऑफ सेल्स फोर्स। एक लीडर जो होता है उसका पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि वो अपने टीम के सारे डाउट्स को, सारे के सारे ग्रीवेंसेस को, सारे के सारे प्रॉब्लम, सारे के सारे इश्यूज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करे, ना कि सॉल्व करे। सॉल्व करना और कोशिश करना में बहुत फर्क है। वो कोशिश करता है कि हाँ, इनके जो ग्रीवेंस है, इनके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। अब ये तो गारंटी नहीं है कि 100% सॉल्व हो ही जाएगा। तो ग्रीवेंस किस किस टाइप्स के होते हैं? ग्रीवेंस हमेशा, ग्रीवेंस मतलब प्रॉब्लम, कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो एक लेबर को, एक वर्कर को, एक सेल्स टीम को वर्क इन्वायरमेंट को लेकर प्रॉब्लम आ सकता है कि भैया जहां मैं काम करता हूं वहां ठीक तरीके से सही से मैं काम नहीं कर पाता हूं, वहां बहुत शोर शराबे होते हैं, वहां बहुत डिस्टर्बेंस होते हैं। उसको कंपेंसेशन को लेके दिक्कत हो सकता है कि भैया कंपेंसेशन बहुत कम मिल रहा है, जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूं, 12-12 घंटा मैं खट रहा हूं, मेरे को कंपेंसेशन बहुत कम मिल रहा है। उसको मैनेजमेंट को लेके दिक्कत हो सकता है, और बहुत सारे दिक्कत हो सकते हैं उसको। आप कब एक इफेक्टिव लीडर माने जाओगे, कब एक इफेक्टिव ग्रीवेंस हैंडलर माने जाओगे? जब आप सेल्स फोर्सेस को मोटिवेटेड रखोगे, प्रोडक्टिव रखोगे, कमिटेड रखोगे। और मोटिवेटेड, प्रोडक्टिव और कमिटेड कब रहेंगे वो लोग? जब आप ग्रीवेंसेस हैंडलिंग सही तरीके से करोगे, सही तरीके से, इफेक्टिव तरीके से। ठीक है, तो आइए अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन ग्रीवेंसेस ऑफ सेल्स फोर्स। मतलब बेटा कॉमन प्रॉब्लम, कॉमन व्हाट, कॉमन प्रॉब्लम ऑफ सेल्स फोर्स। क्या क्या कॉमन प्रॉब्लम जो कि सेल्स फोर्स को जूझना पड़ता है? ग्रीवेंसेस मतलब कॉमन प्रॉब्लम, कि एक सेल्स टीम को क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। जरा इसके बारे में तो बताइए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकता है? सबसे पहला प्रॉब्लम, उसको या तो कंपेंसेशन कम मिलता होगा, सैलरी, कमीशन, बोनस कम मिलता होगा। ठीक है, तो अनक्लियर कंपेंसेशन स्ट्रक्चर सबसे पहला प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना, कि सेल्स पीपल को ना जितना कंपेंसेशन मिलना चाहिए उतना कंपेंसेशन नहीं मिलता है। तो वो भी एक उनके लिए ग्रीवेंस है। तो सेल्स पीपल में बी अनक्लियर और डिससेटिस्फाइड विथ हाउ देयर कमीशन, बोनस और अदर इंसेंटिव आर कैलकुलेटेड। तो सेल्स पीपल को बड़ी तकलीफ हो सकती है कि हमको कमीशन नहीं मिला, हमको बोनस नहीं मिला, हमको इंसेंटिव नहीं मिला। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी व्हाट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये क्या है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अब दूसरा, अनफेयर सेल्स टारगेट। अब ये क्या हुआ, मान लीजिए कि एक लेबर को बोला, सुनिए, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक लेबर को बोला कि आपको 10 पेन बेचना है। अब दूसरा लेबर को, मतलब कि वो बोला कि पर्सनल, दूसरा लेबर को वो पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए, अपना पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए दूसरा वाला लेबर को बोला कि आपको 100 पेन बेचना है। ऐसे कैसे भाई? अगर ये बंदा 10 पेन बेचने का टारगेट ले सकता है तो मैं 100 पेन क्यों बेचूं? अगर ये बंदा अगर ये 10 पेन बेचने का ताकत ले सकता है तो मैं 100 पेन क्यों बेचूं? ये क्या अनफेयरनेस चल रहा है? तो सेल्स रेप्स में फील दैट देयर सेल्स टारगेट आर टू हाई और नॉट इन लाइन विद द मार्केट कंडीशंस। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, ऐसा किसी के साथ अनफेयरनेस हो सकता है कि किसी को कम दिया, किसी को ज्यादा दिया। या एक मार्केट में जहां पे मैक्स टू मैक्स 20 बिकता है, वहां पे आपका टारगेट है 50। तो किस तरीके से एक सेल्स पर्सन बेचेगा जी? उसके साथ गलत नहीं हो रहा है, उसके साथ नाइंसाफी नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद इनएडिक्वेट सपोर्ट और रिसोर्सेस, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। सेल्स टीम को क्या क्या प्रॉब्लम झेलना पड़ता है, क्या क्या प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता है, वो आप देखो, वो आप एहसास करो। सेल्स पीपल में फील दे डोंट हैव द टूल्स, ट्रेनिंग और सपोर्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि सेल्स पर्सन के पास कोई टूल्स नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, और उसको एक टारगेट दे दिया गया है, इसको बेचो वरना तुमको नौकरी से निकाल देंगे। सपोर्ट ही नहीं है, कोई रिसोर्सेस ही नहीं है, तो वो बेचेगा कैसे भाई? एक सेल्समैन जो है उसको बोल दिया गया है कि आप 1000 पेन बेचो वरना नौकरी से निकाल दूंगा। ना उसके पास टूल है, ना उसके पास ट्रेनिंग है, ना उसके पास सपोर्ट है, कुछ भी नहीं है उसके पास। तो ऐसे में तो वो कंप्लेंट करेगा ही करेगा, और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है उसकी कंप्लेंट को आप सुनो। इसके बाद लैक ऑफ रिकॉग्निशन और मोटिवेशन। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी सेल्समैन कितना भी खट ले, कितना भी काम कर ले,
लेकिन उसको एक वाहवाही चाहिए। जैसे आप लोगों का ही अभी रिजल्ट निकला है, आप लोगों का अभी रिजल्ट निकला है ना, सुनिए आप लोगों का रिजल्ट निकला है। जो लोग 6 CGPA लाया है उसको भी मैं वॉइस नोट में एक एक मिनट तक कॉन्ग्रेचुलेट किया हूं। जो लोग 5 CGPA ला के पास किया उसको भी मैं कॉन्ग्रेचुलेट किया हूं। तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी हमें पैसा नहीं चाहिए, कभी कभी हमें रिकॉग्निशन चाहिए, कभी कभी हमें मोटिवेशन चाहिए कि बॉस आके हमें मोटिवेट करे, टीचर आके हमें मोटिवेट करे, लीडर आके हमें मोटिवेट करे। ऐसा तो कितना भी कमा लोगे, लेकिन अगर आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, वो रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। मान लीजिए एक सेल्समैन 100 पेन बेच के आ गया, जहां पे उसका टारगेट था सिर्फ 50 का, 100 पेन वो बेच के आ गया, लेकिन उसको कोई रिकॉग्निशन ही नहीं मिल रहा है, तो वो तो अपना एफर्ट्स को फिर भूल जाएगा। वो तो अपना एफर्ट्स को यूजलेस समझेगा। वो तो बोलेगा कि हाँ, वैसे भी तो कोई रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, वैसे भी इतना मेहनत करके क्या फायदा इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक काम करते हैं 50-50 करके ही बेचते हैं, जो होगा देखा जाएगा, वैसे भी बॉस कौन सा हमको सम्मान दे रहा है। ये सब होता है, ठीक है। तो लैक ऑफ रिकॉग्निशन और मोटिवेशन भी एक बिग प्रॉब्लम है सेल्समैन के लिए, सेल्स टीम के लिए। समझ में आया तो कमेंट करो। चुप क्यों बैठे हो, चुप नहीं बैठने का, कमेंट करो समझ में आ गया तो। सेल्स पीपल मे फील अंडर वैल्यूड इफ देयर एफर्ट्स आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड और रिवॉर्डेड प्रॉपरली। अगर उसको प्रॉपर रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, अगर उसके एफर्ट्स का कोई कदर नहीं है, तो वो इंसान समझेगा कि यहां पे मेरा कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए मैं जितना बेचता हूं उतना ही बेचूंगा, उससे ज्यादा मेहनत नहीं करूंगा, ज्यादा मेहनत नहीं करना है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वो सोचेगा, वो सोचने लगेगा। इसीलिए जो जितना काम करता है उसको उतना वैल्यू दो, उसको उतना रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, उसको उतना रिवॉर्ड मिलना चाहिए। बात खत्म, ठीक है। तो ये 4 प्रॉब्लम है। पांचवा प्रॉब्लम, पुअर मैनेजमेंट और लीडरशिप। कभी कभी ऐसा होता है कि मैनेजमेंट ही बकवास है, मैनेजमेंट ही जोकर है। जैसे कैलकाटा यूनिवर्सिटी, जैसे सीयू क्या है, सीयू क्या है, सीयू का क्या है, सीयू अच्छा है, लेकिन सीयू का जो मैनेजमेंट है ना, वो बेटा वो जोकर मैनेजमेंट है। वो क्या है, वो जोकर मैनेजमेंट है। हजारों बार मैं बोल चुका हूं, लेकिन है तो है, अब जो है वही बोलना पड़ेगा ना। तो पुअर मैनेजमेंट और लीडरशिप, तो जैसे सीयू का मैनेजमेंट एकदम जोकर मैनेजमेंट है, वैसे ही अगर आपका मैनेजमेंट भी जोकर मैनेजमेंट रहेगा, तो सेल्स पर्सन ना काम नहीं करेगा, वो डिमोटिवेट हो जाएगा, वो काम छोड़ के भाग जाएगा, बोलेगा काम नहीं करना है ऐसा जोकर मैनेजमेंट में। जहां पे कोई गाइडेंस ही नहीं मिलता हो, जहां पे आप डिससेटिस्फाइड रहते हो, जहां पे कोई ना सपोर्ट है ना कोई मोटिवेट करने वाला है, उस मैनेजमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, जोकर मैनेजमेंट। तो पुअर मैनेजमेंट और लीडरशिप, तो यानी कि एक 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 ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे आपको मैनेजमेंट अच्छा नहीं मिल पा रहा है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ गाइडेंस, इससे क्या होता है, सेल्स पीपल ना डिससेटिस्फाई हो जाता है, बोलता है हम इधर काम नहीं करेगा भाई, यहाँ पे कोई मोटिवेट नहीं करने आता है, यहाँ पे कोई कम्युनिकेट करने ही नहीं देता, यहाँ पे कोई आगे बढ़ने ही नहीं देता है, हम यहाँ पे रहेगा तो सड़ जाएगा, हम यहाँ पे रहेगा तो जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि हमेशा मैनेजर से झगड़ा फगड़ा होता रहता है। जैसे मेरा होता है सीयू के साथ, लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ही नहीं करने देता है। सीयू में जाके देखो ना, सीयू में जाके बोलो ना, बोलेगा कि नहीं नहीं कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। एचओडी से मिलने जाओ, वो बोलेगा इस तारीख को आओ, उस तारीख को आओ, उस तारीख को आओ, ठीक है। तो वहां पे लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, हमेशा कंफ्लिक्ट होता रहता है, लैक ऑफ गाइडेंस है। तो इससे क्या होता है, इससे एक ऑर्गेनाइजेशन बकवास ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, जोकर वाला ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, जोकर मैनेजमेंट बन जाता है। ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। अब नेक्स्ट है अब नेक्स्ट है इलाका का इशू। सुनो, इलाका का इशू, ठीक है। इलाका का इशू आप इसको पढ़ सकते हो ना, इसको 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 हम लोग क्या बोलते हैं, अब देखो। अब एक एक सेल्स पर्सन बोलता है, सुनो, एक एक सेल्स पर्सन बोलता है मेरे को ये इलाका मत दो, मेरे को दूसरा इलाका दो, हम उस इलाका में ज्यादा अच्छा से बेच पाएगा, क्योंकि उस इलाका में मेरा जान पहचान का लोग सब ज्यादा है। सेल्स पीपल बोल सकता है मेरे को ये वाला इलाका मत दो, मेरे को एमजी रोड वाला इलाका मत दो, मेरे को लेक गार्डन्स वाला इलाका दे दो, क्योंकि एमजी रोड में मेरे को तो कोई जानता ही नहीं है, लेकिन लेक गार्डन्स में अगर मैं बेचूंगा तो मेरे को हर कोई जानता है, मेरे को आसपास के लोग जानते हैं। तो सेल्स पीपल में फील दैट देयर इलाका इज नॉट प्रॉपरली डिफाइंड, इज टू लार्ज। मतलब कि हो सकता है कि मेरा इलाका बहुत ज्यादा बड़ा हो, ठीक है,
प्रॉपरली डिफाइन नहीं हो, तो ये सब इशू होता है सेल्स पर्सन को, ये सब इशू होता है। ठीक है, अब देखिए, अनरिजनेबल अनरिजनेबल वर्कलोड और स्ट्रेस। कभी कभी सेल्स पर्सन को ज्यादा ही वर्कलोड दे दिया जाता है, ज्यादा ही, कि आप 50 पेन का टारगेट तो दिए थे, लेकिन 50 पेन का टारगेट वो आधे दिन में कंप्लीट कर लिया, वापस उसको 100 पेन का टारगेट दे दिए, और उसको उल्टा धमका रहा है, उल्टा धमका रहा है मैनेजर कि नहीं कंप्लीट करेगा तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा, नहीं कंप्लीट करेगा तो नौकरी से निकाल दूंगा। ऐसा ऐसा सेल्स पर्सन के साथ होता है, बहुत जातकी होता है इन लोगों के साथ। अनरीजनेबल वर्कलोड और स्ट्रेस, हाई प्रेशर सेल्स एनवायरनमेंट और अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन कैन लीड टू स्ट्रेस एंड क्या लिखा हुआ है यार, इतना तक ही पढ़िए आप, ठीक है। यहां पे क्या बोला हुआ है, स्ट्रेस एंड वर्कलोड बोल दीजिए, स्ट्रेस एंड वर्कलोड। ठीक है, यानी यहां पे बोला गया है कि अगर ज्यादा प्रेशर रहेगा, एक चीज, एक सामान बिक नहीं रहा है, लेकिन फिर भी टारगेट पे टारगेट दिया जा रहा है कि इसको इतना बेचो, उसको इतना बेचो, तब सेल्समैन पर ना स्ट्रेस बढ़ता है, वर्कलोड बढ़ता है कि भाई ये सामान तो बिक ही नहीं रहा है, तो हम लोग बेचे कैसे, हम कैसे बेचे, अगर बिक नहीं रहा है तो नहीं बिक रहा है, बस बात खत्म, बेचे कैसे। ठीक है, अब 8 में देखिए, कस्टमर कंप्लेंट्स और रिटर्न, इश्यूज विद कस्टमर। कभी कभी ऐसा होता है कि सेल्स पीपल का कंप्लेंट ना कस्टमर कर देता है, सेल्स पर्सन का कंप्लेंट कस्टमर कर देता है, रिटर्न्स हो गया, या पेमेंट डिलेज हो गया, या अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स हो गया। अब कस्टमर सेटिस्फाई नहीं है, तो वो सेल्स पर्सन के नाम पे कंप्लेन करेगा कि विनीत नाम का जो लड़का मेरे को सामान बेचा था वो एकदम घटिया लड़का है, वो एकदम नीच लड़का है। उससे ना सेल्स पीपल लोग थोड़ा डिससेटिस्फाई हो जाता है, अरे ये क्या हो गया, हम तो अच्छा बेचे थे, हम तो सामान बेचे थे, अब कैसा सामान है, वो सामान तो फैक्ट्री में बन के आता है, हमारी क्या गलती। और कस्टमर लोग उनके नाम पे कंप्लेंट ठोकता है, रिटर्न कर देता है, या पेमेंट नहीं नहीं, अगर मान ले पेमेंट नहीं देता है तो सेल्समैन की गलती। मान ले पेमेंट ईएमआई पे है, ईएमआई पे, ठीक है, अगर मान ले पेमेंट नहीं दिया तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा, सेल्समैन जो उसको बेचा है। कभी 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 कस्टमर्स भी अनसेटिस्फाइड रहता है, बोलता है नहीं ऐसे हमको काम नहीं करना है, छोड़ो फालतू काम है, तो कस्टमर का कंप्लेंट्स भी रहता है, रिटर्न्स भी रहता है, इसके वजह से भी एक सेल्स पीपल निराश हो जाता है, डिससेटिस्फाई हो जाता है, डिससेटिस्फाई हो जाता है, सेल्स पीपल डिससेटिस्फाई हो जाता है। ठीक है, निराशा के बादल उसमें छा जाती है। ठीक है, तो कॉमन प्रॉब्लम्स के बारे में आप समझ पाए, कॉमन ग्रीवेंसेस ऑफ सेल्स फोर्स क्या क्या है, अनक्लियर कंपेंसेशन, ठीक तरीके से कंपेंसेशन हमको नहीं दिया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। अनफेयर सेल्स टारगेट, मान लीजिए 100 या 150 या 200 पेन बेचने के लिए दे दिया, लेकिन मान लीजिए वो दूसरे वाले बंदे को सिर्फ 10 पेन बेचने के लिए दिया, तो ये अनफेयर है ना, अनफेयर सेल्स टारगेट है ना। इनएडिक्वेट सपोर्ट और रिसोर्स, सपोर्ट भी नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है, लैक ऑफ रिकॉग्निशन और मोटिवेशन, मोटिवेशन ही नहीं है, कोई हमको जानता ही नहीं है, हम अच्छा काम करके भी आ गया, फिर भी हमको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है, जितना हमको इज्जत मिलना चाहिए था, वैल्यू मिलना चाहिए था, उतना वैल्यू हमको नहीं मिल रहा है, हम काम करते जा रहे हैं फिर भी, तो उससे हो सकता है डिससेटिस्फाई। पुअर मैनेजमेंट और लीडरशिप, मैनेजमेंट ही घटिया है, लीडरशिप ही बकवास है। ठीक है, इसके बाद आपको बताए इलाके का इशू, मेरा इलाका सही फिट नहीं किया, हमको दूसरा इलाका में देना चाहिए था। ठीक है, अनरीजनेबल वर्कलोड और स्ट्रेस, वर्कलोड अगर ज्यादा रहा, स्ट्रेस अगर ज्यादा रहा, तो सेल्स पीपल परेशान हो जाएगा, वो डिप्रेस्ड हो जाएगा, वो प्रेशर को झेल नहीं पाएगा, उसमें भी एक ग्रीवेंस रहता है। और कस्टमर कंप्लेंट्स और रिटर्न्स अगर कर देता है ना, कस्टमर, जिस कस्टमर को आप बेचे हो, वो कंप्लेन और रिटर्न्स अगर कर देता है उस सामान को, या पेमेंट डिले करता है, तो उसकी भी जिम्मेदारी सेल्स पीपल को ही उठाना पड़ता है, सेल्स पीपल को ही, सेल्स पर्सन को ही उसकी जिम्मेदारी उठाना पड़ता है। चलिए बात करते हैं अभी, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप्स इन ग्रीवेंस हैंडलिंग। आप किस तरीके से एक ग्रीवेंस को हैंडल करो। आप मान लो सरदार हो, क्या है, सुनो, आप सेल्स फोर्स का सरदार हो, यहां पे लिख देता हूं, सेल्स फोर्स का सरदार। आप मान लो बेटा जी सेल्स फोर्स का आप सरदार हो, तो आप कंप्लेंट्स को कैसे हैंडल करोगे,
कंप्लेंट्स को आप हैंडल करोगे तो करोगे कैसे, ये बताओ। सबसे पहला स्टेप देखिए, स्टेप सुनिए कि आप कंप्लेंट्स को हैंडल कैसे करोगे। एस्टैब्लिश क्लियर कम्युनिकेशन चैनल। सबसे पहले कम्युनिकेशन ठीक से करो। अगर मान लो सीयू अपना ग्रीवेंस को हैंडलिंग करना चाहेगा तो सबसे पहले सीयू क्या करेगा, हर एक कॉलेज में एक कंप्लेंट्स ग्रीवेंस हैंडलिंग का आदमी बिठाएगा। हर स्टूडेंट जाएगा उसके पास कंप्लेंट करेगा, लेकिन वो सब तो है ही नहीं नॉर्मली। सबसे पहला स्टेप होता है एस्टैब्लिश क्लियर कम्युनिकेशन चैनल, जहां पे लोग जाके अपना कंप्लेंट कर पाए। एक क्लियर कम्युनिकेशन चैनल रहे जहां पे सेल्स पीपल और मैनेजमेंट जो है वो अपना कंप्लेंट्स को, अपना ग्रीवेंसेस को वो सही तरीके से कम्युनिकेट कर पाए। इंश्योर दैट देयर आर क्लियर ओपन लाइन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स पीपल एंड मैनेजमेंट। सेल्स पीपल मैनेजमेंट को अपना कंप्लेंट कर पाए, वो क्लियर चैनल रहना चाहिए, नहीं तो कैसे चलेगा। ठीक है। हैव ए फॉर्मलाइज्ड प्रोसेस ऑफ फॉर एम्प्लॉइज टू रिपोर्ट ग्रीवेंसेस सच एज एचआर रिप्रेजेंटेटिव्स और ए सेल्स मैनेजर, दे कैन अप्रोच डायरेक्टली। ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय के पास एचआर रिप्रेजेंटेटिव या सेल्स मैनेजर रहना चाहिए जिसको अप्रोच कर सकते हो। एम्प्लॉय किसको अप्रोच करने जाता है, एक लेबर किसको अप्रोच करने जाता है, एक एम्प्लॉय एचआर रिप्रेजेंटेटिव्स को अप्रोच करने जाता है कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो चुका है, प्लीज इसको सॉल्व कर दीजिए। या फिर सेल्स मैनेजर को ही इन्फॉर्म करने जाता है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये दोनों तो रहना चाहिए, क्या, एचआर रिप्रेजेंटेटिव्स और सेल्स मैनेजर, जिसको एम्प्लॉय लोग बोल पाए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है सर, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। सेकंड है लिसन एक्टिवली, इतना तक ही पढ़िएगा, लिसन एक्टिवली। व्हेन ए ग्रीवेंस इज रेज्ड, अगर मान लीजिए कुछ कंप्लेंट्स आया है, कोई एक लेबर कंप्लेंट लेके आया है। अब बॉस लोग क्या है, बहुत ज्यादा वो चालाक रहता है, वो सुनता नहीं है, अरे ठीक है कोई बात नहीं, छोटा मोटा प्रॉब्लम है, नहीं भाई सुनो पहले उसका प्रॉब्लम, वो क्या बोलना चाह रहा है सुनो। कोई अगर कंप्लेंट बता रहा है अपना, कोई अगर अपना इशू बता रहा है, प्रॉब्लम बता रहा है, वो प्रॉब्लम को सुनो, नहीं सुनोगे तो कैसे चलेगा। तो मैनेजमेंट शुड टेक द टाइम टू एक्टिवली लिसन टू सेल्स पर्सन। मैनेजमेंट का ये फर्ज है, ये ड्यूटी है कि वो टाइम लेके अपना सेल्स पर्सन का एक्टिवली सुने कि क्या कहना चाह रहे हो तुम, कहो मैं सुन रहा हूं तुम्हारा बात। grievances is raised, management should take the time to actively listen to the salesperson concern। कभी कभी ऐसा होता है कि हाँ ठीक है हो जाएगा, इतना जल्दबाजी नहीं भाई, सुनो ध्यान से सुनो। तो मैनेजमेंट का ये फर्ज है कि सेल्स टीम जो है उसकी बातों को जरा ध्यान से, जरा कॉन्सेंट्रेशन लेवल से, जैसे अपने बाबू के बात को सुनते हो वैसे ही उनके बातों को भी सुनो। ठीक है। तो एम्पैथी एंड एक्नॉलेज देयर फ्रस्ट्रेशन विदाउट डिसमिसिंग देम। ठीक है। तो उसका नॉर्मली कुछ फ्रस्ट्रेशन हो सकता है या कुछ भी बात हो सकता है, उसको ध्यान से सुनो, उसको डिसमिस मत करो, अरे जाओ तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे से ऐसा वो बात किया, नहीं ऐसा नहीं, एकदम सुनो उसका बात को, वो क्या बोलना चाहता है पहले सुन लो, फिर तो ग्रीवेंसेस हैंडलिंग कर पाओगे ना, वरना क्या। यूं तो ऐसे ही करता है, अरे तुम ही आमाके এটা বলেছো, তোমাকে দাঁড়াও এক থাপড় লাগাবো, नीचे तुम्हारे ऊपर है। ऐसा नहीं भाई, आराम से सुनो क्या स्टूडेंट बोलना चाह रहा है, क्या लेबर बोलना चाह रहा है, क्या टीम बोलना चाह रहा है, सुनो उसका। ठीक है। अब थर्ड देखिए, थर्ड है इन्वेस्टिगेट द इशू। सुनने के बाद अब वो इशू को, वो प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करो, रूट कॉज में जाओ, क्या है, क्या वो जो बात बोल रहा था, वो जो लड़का बात बोल रहा था, ये बात क्या सच है। मान लीजिए हमने कंप्लेंट किया कि कंपेंसेशन हमको बहुत कम मिल रहा है, या कंपेंसेशन मेरा अनक्लियर है। सुनिए, मेरा कंप्लेंट था कि कंपेंसेशन मेरा अनक्लियर है, कंपेंसेशन साहब जी कंपेंसेशन हमको नहीं मिला है। तो जाओ इन्वेस्टिगेट करो, क्या ये बात सच है, अभी तक कंपेंसेशन क्या दिया नहीं गया है, इन्वेस्टिगेट करो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चाहिए। तो कंडक्ट ए थ्रू इन्वेस्टिगेशन टू अंडरस्टैंड द रूट केस ऑफ द ग्रीवेंसेस, गैदर फीडबैक फ्रॉम द अदर मेंबर्स से भी फीडबैक लो, क्या सच में तुम लोगों को कंपेंसेशन नहीं मिल रहा है,
ये सब फीडबैक लेना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ठीक है, आपने इन्वेस्टिगेट कर लिया, अब उसको क्या करो, एनालाइज करो या इवेलुएट करो। उस सिचुएशन को एनालाइज करो कि कंपेंसेशन नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, कहां गलती हुई है, कौन गलती किया है। इवेलुएट पोटेंशियल, इवेलुएट पोटेंशियल वो बाय कंसिडरिंग द इम्पैक्ट ऑफ द इंडिविजुअल, द सेल्स टीम एंड द कंपनी। यहां पे बोला गया है कि सॉल्यूशंस निकालो। प्रॉब्लम्स तो दिख गया और पता भी चल गया, लेकिन सॉल्यूशंस अब निकालो, क्या क्या सॉल्यूशंस है। ठीक है, इसके बाद आपको प्रोवाइड है फेयर सॉल्यूशंस। जो फेयर सॉल्यूशन रहेगा, वो प्रॉब्लम के बेसिस पर जो सही सॉल्यूशन, सटीक सॉल्यूशन रहेगा, वो सॉल्यूशन को आप ऑफर कर दो। ऑफर ए सॉल्यूशन दैट एड्रेसेस द ग्रीवेंसेस डायरेक्टली एंड फेयरली। ऐसा सॉल्यूशन निकालो जो ये प्रॉब्लम को डायरेक्टली और फेयरली एड्रेस कर दे। Ensure clarity on how the solution will be implemented and how the benefit between the salesperson and the organization। मतलब यहाँ पे क्लैरिटी भी रख दो कि क्या क्या किए हैं, क्या क्या नहीं किए हैं। ठीक है, प्रॉब्लम क्या हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था कि कंपेंसेशन अनक्लियर था। उसके लिए सबसे पहले क्या किए, सबसे पहले क्लियर कम्युनिकेशन चैनल बताए, सुने उसकी बातों को, उसके प्रॉब्लम को सुने, उसके प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट किए, उसके प्रॉब्लम को एनालाइज किए ठीक तरीके से, क्या ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। दूसरों की बातों, दूसरों की राय लिए, दूसरे लीडर्स का भी हम लोग राय लिए, एंड इसके बाद फेयर सोल्यूशन दिए। प्रोवाइड ए फेयर सोल्यूशन, ऑफर ए सोल्यूशन दैट एड्रेसेस द ग्रीवेंसेस डायरेक्टली एंड फेयरली। इंश्योर क्लैरिटी ऑन हाउ द सिचुएशंस विल बी इंप्लीमेंटेड एंड हाउ इट्स। ठीक है, किस तरीके से वो सेल्स पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट करता है। ठीक है, एंड फॉलोअप। फॉलोअप मतलब वो ग्रीवेंसेस को सॉल्व करने के बाद अब उसको देखना भी पड़ेगा ना कि सच में अब वो काम कर रहा है कि नहीं, जो सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे थे वो काम कर रहा है कि नहीं। आफ्टर रिजॉल्विंग द ग्रीवेंसेस, कंडक्ट ए फॉलोअप मीटिंग विद द सेल्स पीपल टू इंश्योर दे आर सेटिस्फाइड विद द रेजोल्यूशन। इसके बाद आप सेल्स पर्सन के साथ मीटिंग कंडक्ट करो, क्या आप लोग खुश हैं, आप लोग जो प्रॉब्लम बताए थे कि कंपेंसेशन अनक्लियर है, क्या आप लोग खुश हैं, क्या आपको अब कंपेंसेशन मिल रहा है टाइम पर। अब आप चेक करो कि कोई फर्दर इशू तो नहीं है, कोई फर्दर इशू तो नहीं है, आप चेक करो। ठीक है, इसके बाद डॉक्यूमेंट द ग्रीवेंसेस, वो ग्रीवेंसेस का रिकॉर्ड अपने पास रखो वो। ठीक है, और कौन कौन सा स्टेप्स लिया गया, क्या क्या आउटकम है, उसका पूरा रिकॉर्ड रखो, उसका पूरा डॉक्यूमेंट रखो कि फ्यूचर में और कभी प्रॉब्लम आए तो ये डॉक्यूमेंट काम आएगा आपका। एंड 8th में दिया हुआ है, प्रोवाइड फीडबैक टू द सेल्स फोर्स, कम्युनिकेट चेंजेस एंड इंप्रूवमेंट टू द सेल्स फोर्स, स्पेशली इफ ए ग्रीवेंसेस रिजल्ट टू ए बॉर्डर। ठीक है, हमेशा सेल्स फोर्स से कम्युनिकेट करो और देखो कि क्या क्या इंप्रूव किया जा सकता है, क्या क्या चेंज किया जा सकता है। फीडबैक लेते रहो हमेशा और फीडबैक देते रहो हमेशा। ठीक है, ये क्या है, ये स्टेप्स इन ग्रीवेंस हैंडलिंग, कि अगर आप एक कंप्लेंट हैंडल कर रहे हो, अगर आप सेल्स पर्सन का कंप्लेंट हैंडल कर रहे हो तो क्या क्या स्टेप्स रहना चाहिए। सबसे पहला, एक क्लियर कम्युनिकेशन चैनल बनाओ जहां पे आप फ्रीली कम्युनिकेट कर पाओ, जहां पे हर कोई अपना प्रॉब्लम्स को फ्रीली बोल पाए आपको। फिर दूसरा, लिसन एक्टिवली, सुनो उसकी बातों को, सुनो, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कि 1 मिनट में भगा दिया उसको, नहीं, सुनो क्या क्या प्रॉब्लम है, सुनो उसको। इन्वेस्टिगेट द इशू, वो इशू को इन्वेस्टिगेट करो, प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करो। एनालाइज एंड इवेलुएट सॉल्यूशंस, जो प्रॉब्लम बताया है उसको एनालाइज करो, क्या ये प्रॉब्लम सच है, क्या वो बंदा सच बोल रहा था, उसको एनालाइज करो और सॉल्यूशंस को भी निकालो, क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके। इसके बाद प्रोवाइड ए फेयर सॉल्यूशन, एक अच्छा सॉल्यूशन निकालो और एक अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड करो उनको। इसके बाद फॉलो अप, सॉल्यूशन निकालने के बाद, सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के बाद आपको देख रेख भी करना पड़ता है कि अब तो कोई गड़बड़ी नहीं हो रही है ना, इसके लिए एक फॉलो अप मीटिंग रखो उनके साथ। अब सब ठीक है ना भाई साहब, अब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है ना, इस तरीके से फॉलो अप मीटिंग रखो। डॉक्यूमेंट द ग्रीवेंसेस, जो प्रॉब्लम था उसको डॉक्यूमेंट करके रखो ताकि फ्यूचर में भी काम आ सके, फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो तो काम आ सके। एंड प्रोवाइड फीडबैक टू द सेल्स फोर्स, हमेशा सेल्स फोर्स को एक फीडबैक दे दो। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर ग्रीवेंसेस हैंडलिंग। मतलब क्या क्या कर सकते हैं, क्या बेस्ट कर सकते हैं। मैं बेस्ट
क्या क्या कर सकता हूं, अगर मैं कंप्लेंट को सही तरीके से हैंडल कर सकता हूं तो मैं क्या बेस्ट कर सकता हूं, उसके लिए मैं क्या बेस्ट करूं, मैं कैसे बेस्ट बनूं, सीधा सा बात है, मैं कैसे बेस्ट बनूं, मैं कैसे इफेक्टिवली एफिशिएंटली अपना कंप्लेंट्स को हैंडल करूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा कि जहां पे आपसे लोग डरे नहीं, जहां पे आपसे लोग बात करें कि हाँ सर ये प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को। एक इन्वायरमेंट क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लासरूम में एक ऐसा स्ट्रिक्ट टीचर आप लोग देखे होंगे, बहुत स्ट्रिक्ट रहता है, उसे कुछ पूछने में भी डर लगता है। वो पूछता है, वो टीचर जब पूछता है कि किसी को कोई डाउट है तो पूछने में भी डर लगता है कि अरे भाई हाथ कैसे उठाए, ये तो बहुत स्ट्रिक्ट है, ये तो डांटने लगेगी, अभी ये तो डांटने लगेगा, ये टीचर तो मारेगा डाउट पूछते ही। तो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट मत करो कि लोग आपसे डरे। ऐसा फालतू ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके क्या करोगे, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो जहां पे सेल्स पीपल जो है, जहां पे सेल्स पर्सन जो है वो कंफर्टेबल और मतलब अपना सारा का सारा प्रॉब्लम को कंफर्टेबली एक्सप्रेस करे कि हाँ हाँ सर ये सब प्रॉब्लम है, हाँ हाँ ये सब प्रॉब्लम है हमको। Boosted a positive work culture where sales people feel comfortable expressing concern without fear of alien कि हमको ये नौकरी से निकाल देगा, हमको ये डांटेगा, ये सब सब डर ना रहे। जो भी मन में सवाल है, जो भी मन में प्रॉब्लम है वो बोल पाए, ऐसा एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना रहेगा। ऐसा नहीं कि हर कोई आपसे डरता है, वो एनवायरनमेंट रख के क्या करोगे आप, हर कोई आपसे प्यार करता है वैसा एनवायरनमेंट बनाओ, ठीक है ना। इसके बाद बी प्रोएक्टिव। व्हाट 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 बी प्रोएक्टिव, regularly check in with the sales team to identify and address potential issue before they become grievances। हमेशा चेक करते रहो, हमेशा सेल्स टीम को चेक करते रहो कि क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। जो जो इश्यूज हैं उसको सही तरीके से तुम पहले ही सॉल्व कर दो ना, उसको ग्रीवेंसेस बनने क्यों देते हो। जो सब इश्यूज है, छोटे छोटे भी इश्यूज है, उसको पहले ही सॉल्व कर दो कि बाद में जाके वो प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, बाद में जाके वो ग्रीवेंसेस ना बने। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टीम काम करती है उस टीम का सही सही इन्वायरमेंट में काम करना, सही तरीके से काम करना, बिना कोई प्रॉब्लम्स के काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। अच्छा, यूज रिव्यूज सर्वेस फीडबैक टू सेटिस्फैक्शन, मतलब सबका फीडबैक लेते रहो, ठीक है, सबका रिव्यूज लेते रहो, सबका फीडबैक लेते रहो, सर्वे लेते रहो, रिव्यू लेते रहो, क्या प्रॉब्लम आ रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है ना। बार बार लगातार आप रिव्यू लेते रहो, सर्वे लेते रहो, फीडबैक लेते रहो, ताकि ग्रीवेंसेस हो ही नहीं, प्रॉब्लम्स बाद में हो ही नहीं। लोग बताते रहे क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है और आप उसको सॉल्व करते जाओ, बाद में ये एकदम छोटा सा प्रॉब्लम बड़ा सा प्रॉब्लम बन जाएगा। उससे अच्छा आप रेगुलरली फीडबैक लो, रेगुलरली सर्वे लो, रेगुलरली रिव्यू लो, सबसे क्या प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो। नहीं निकालोगे तो कैसा चलेगा। ऑफर ऑफर कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रेनिंग, हर एक मैनेजर को, हर एक एम्प्लॉइज को सिखाना चाहिए कि किस तरीके से आप प्यार से प्रोफेशनली काम कर सकते हो। हर तरफ झगड़ा नहीं होता, एक ऑर्गेनाइजेशन में यह भी ट्रेनिंग होता है कि किस तरीके से आप कंफ्लिक्ट्स को हैंडल कर सकते हो प्रोफेशनली। आप एक प्रोफेशनल जगह पे हो, मान लीजिए वो चांटे फांटे मार रहे हो, एकदम चांटे वाटे मार रहे हो प्रोफेशनल जगह में, वो सब नहीं चलता बाबू। आप अगर एक प्रोफेशनल जगह में हो तो आपको एथिक्स में रहना पड़ता है, आपको मैनर्स में रहना पड़ता है, आपको प्रोफेशनलिज्म दिखाना पड़ता है। वो सब सिखाओ, वो सब ट्रेनिंग दो। ऐसा क्या है, ठीक है। इक्विप सेल्स मैनेजर विद स्किल्स टू हैंडल कन्फ्लिक्ट प्रोफेशनली एंड कंस्ट्रक्टिवली। एक तो पगला ये सेल्स मैनेजर ऐसा रहता है कि अगर कोई उसका स्टाफ अगर कुछ उसको बोल देना तो वो उसको मारने लगता है या उसको डांटने लगता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, रुको तुमको अभी निकालता हूं जॉब से। नहीं भाई, ऐसा नहीं, प्रोफेशनली हैंडल करो ना। कुछ भी क्रिटिसिज्म भी है तो प्रोफेशनली हैंडल करो, एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे से गलती हुई है, हाँ हुई है गलती मेरे से। इंश्योर्स फेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी, ये इंश्योर करो कि सबके साथ सही हो रहा है, फेयरनेस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, सब कुछ सही होना चाहिए, ठीक है। एम्पावर द सेल्स फोर्स, हमेशा सेल्स फोर्स को मोटिवेट करो,
हमेशा मोटिवेट करो कि वो सही तरीके से काम कर पाए, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे पास आना, मैं सॉल्व कर दूंगा, ऐसे करके बोलो उसको। इनकरेज सेल्स पर्सन टू सेल्फ मैनेज देयर माइनर ग्रीवेंसेस, मतलब ऐसे करके भी इनकरेज करना चाहिए ना कि छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो खुद सॉल्व कर लिया करो। बड़ा बड़ा प्रॉब्लम, अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम है, सर ये चेयर में ना बैठने का जगह नहीं होता, तो खुद सॉल्व कर लिया करो। ये छोटा मोटा प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लिया करो, उसके लिए आप आगे तक मत जाओ, वरना दिक्कत आती है। यहां पे यही बोला गया है, ठीक है। ठीक है, तो आज ना हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, आज का क्लास यहीं तक होगा। तो इनकरेज सेल्स पर्सन टू सेल्फ मैनेज माइनर ग्रीवेंसेस एंड गिव देम अ सेंस ऑफ ओनरशिप ओवर द वर्क एनवायरनमेंट, मतलब थोड़ा छूट दो उसको। अब इतना ज्यादा ये मत करो कि कुछ भी काम करेगा हमको बोल के करेगा, नहीं वैसा नहीं। अरे थोड़ा मोरा छूट दो उसको, थोड़ा मोरा काम उसको भी करने दो, क्या दिक्कत है। ठीक है, जिससे उसका सेटिस्फैक्शन बढ़े, जिससे उसको भी लगे कि अरे छोटा मोटा प्रॉब्लम तो हम ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये चेयर टूटा है तो ये चेयर का रिपेयर तो हम भी करवा सकते हैं, मैनेजर से नहीं पूछना पड़ेगा उसके। छोटा मोटा इश्यूज है, छोटा मोटा प्रॉब्लम है, तो उसको सॉल्व करवाने दो ना उसको। यहां पे ये बोला गया है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या पढ़े कि किस तरीके से आप ग्रीवेंस हैंडलिंग बेस्ट तरीके से कर सकते हो, किस तरीके से आप बेस्ट तरीके से ग्रीवेंस हैंडलिंग कर सकते हो। क्रिएट ए सपोर्टिव एनवायरनमेंट, बी एक्टिव, ऑफर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ट्रेनिंग, इंश्योर फेयरनेस एंड कंसिस्टेंसी, एम्पावर द सेल्स फोर्स। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। सेकंड लेक्चर बहुत ही जल्दी आएगा, प्लीज देखते रहिएगा, प्लीज सुनते रहिएगा। नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।